गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम जिक्र कर रहे थे भू संचलन या पृथ्वी को आकार देने वाली शक्तियों, आकार देने वाले बलों का जिक्र हम कर रहे थे और उसके अंतर्गत लास्ट लेक्चर में हमने इंडोजेनेटिक फोर्सेस या डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की थी, पटल विरूपण शक्तियाँ। तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस का ही दूसरा रूप है जो अकस्मात बल होते हैं, आकस्मिक बल होते हैं या सडन फोर्सेस, वो आज हम करेंगे। और सडन फोर्सेस में कई बल होते हैं, कई तरह की क्रियाएं होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि वोल्केनो या जिसको आप ज्वालामुखी कहते हैं, अर्थक्वेक, भूकंप, लैंडस्लाइड, भूस्खलन या एवलांशे। तो इनमें से वोल्केनो का जिक्र आज हम के लेक्चर में करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इससे होता क्या है, इससे अचानक से भूपटल पर विस्फोट होता है, जिसके बाद लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़ पत्थर आदि बाहर निकल आते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है और उस नली को कहते हैं निकास नलिका या नेक कहा जाता है। नेक या वेंट कहा जाता है अंग्रेजी में। लावा धरातल पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है और उस छिद्र को हम विवर की संज्ञा देते हैं। विवर या क्रेटर कहा जाता है। लावा अपने विवर के आसपास जम जाता है और एक शंकु के आकार का पर्वत बनाता है, जिसको आप ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हो। कई बार लावा मुख्य नली के दोनों ओर के रंध्रों में से होकर निकलता है, तो दो तरफ से नालिकाएं बन जाती हैं, निकास नालिकाएं, और छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण करता है। तो इनको जो है सेकेंडरी कोन या गौण शंकु कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी उद्गार क्यों होते हैं, क्या कारण है इसके। हालांकि ज्वालामुखी उद्गार के कारणों के संबंध में हमारा ज्ञान बहुत ही सीमित है। कारण ये है कि ज्वालामुखियों का जन्म जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। तो इसलिए परोक्ष कारणों का सहारा लेना पड़ता है हमें ज्वालामुखी उद्गार के कारण ढूंढने के लिए। और उनके आधार पर जो हमें पता चला है उसको 4 वर्गों में हम रख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 4 कारण हैं जो ज्वालामुखी उद्गार को जन्म देते हैं। उसमें पहला है भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना। आप सब जानते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी किया था हमने, कि भूगर्भ में अत्यधिक तापमान पाया जाता है। और यहाँ पर उच्च तापमान होने का कारण है भूगर्भ में मिलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन, विभिन्न रासायनिक प्रक्रम और ऊपरी दबाव। तो इन सभी कारणों से भूगर्भ में अत्यधिक तापमान पाया जाता है। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तापमान जो है बढ़ता जाता है। साधारणतः 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है बढ़ जाता है। तो इस प्रकार अधिक गहराई पर पदार्थ जो हैं इतनी गर्मी में, इतने उच्च तापमान में पिघल जाते हैं और भूतल के कमज़ोर भागों को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। तो इससे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। दूसरा है कमज़ोर भूभागों का होना। ज्वालामुखी उद्गार तभी संभव है जब कहीं उसको बाहर आने के लिए कोई कमज़ोर भूपरपट्टी का कोई कमज़ोर हिस्सा मिलेगा। तो कमज़ोर भूभागों का होना बहुत ज़रूरी है ज्वालामुखी उद्गार के लिए।
और इसी कमज़ोर भूभाग को तोड़कर ही ज्वालामुखी का लावा जो है वो धरातल पर आ पाता है। संसार के जो कमज़ोर भूभागों का और ज्वालामुखी विस्फोट का गहरा संबंध है। जहाँ जहाँ पर कमज़ोर भाग दिखे हैं वहाँ वहाँ पे जो है ज्वालामुखी का निकास हुआ है, उद्गार जो है निकले हैं ज्वालामुखी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं तो प्रशांत महासागरीय पेटी, अग्निवलय भी कहा जाता है इसको, तो पश्चिमी द्वीप समूह, इसके अलावा इंडीज़ पर्वत, तो यहाँ पे जो है ज्वालामुखी का पाया जाना, यहाँ के जो वीक पार्ट हैं अर्थ क्रस्ट के, वहाँ पे जो है लावा निकलता है बाहर, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तीसरा है इसी श्रृंखला में, वो है गैसों की उत्पत्ति। ज्वालामुखी उद्गार के लिए गैसों का महत्वपूर्ण स्थान है, और गैसों में भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जलवाष्प। जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल भूपटल की दरारों और रंध्रों के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भागों में पहुंच जाता है। और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापमान बहुत अधिक है। अधिक तापमान के कारण जब ये जल पहुंचता है आंतरिक भागों में, तो अधिक तापमान के कारण ये भाप में बदल जाता है। इसके अलावा वर्षा के जल के अलावा समुद्र तट के निकट जो समुद्री जल है वो भी रिस कर नीचे की ओर चला जाता है, वो भी भाप में तब्दील हो जाता है। तो जब जल से जो है जलवाष्प बनता है बहुत अधिक मात्रा में भूगर्भ के अंदर, तो उसका आयतन बढ़ जाता है और दबाव भी बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए जब भी भूतल पर कोई कमज़ोर स्थान मिलता है तो दबाव के कारण और बड़े आयतन के कारण विस्फोट के साथ जो है मैग्मा बाहर निकल आता है, और इसे आप ज्वालामुखी विस्फोट की संज्ञा देते हैं। चौथा कारण बताया जाता है ज्वालामुखी उद्गार का, वो है भूकंप। भूकंप से क्या होता है? भूकंप से जब भूकंप आता है तो दरारें पड़ जाती हैं, विकार आ जाता है हमारे भूपृष्ठ में, दरारें पड़ जाती हैं, भ्रंश पड़ जाते हैं। तो इन्हीं दरारों या भ्रंश से जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा धरातल पर आ जाता है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी के कारण जानने के बाद ये जानना भी परम अनिवार्य है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या क्या मटेरियल निकल के आता है धरा पर अंदर से, भूगर्भ से। तो जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी से तीनों तरह के पदार्थ निकलते हैं, गैस भी, तरल पदार्थ भी और ठोस पदार्थ भी। तो पहले गैसें देख लेते हैं किस तरह की गैसें निकलती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिनमें से बहुत सी तो प्रज्वलित गैसें, ज्वलनशील गैसें, जैसे कि कार्बन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा जहरीली गैसें जिसमें आप नाम ले सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा और गैसें भी हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया क्लोराइड। तो ये सभी गैसें जो हैं ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलती हैं। गैसों में जैसे पहले भी जिक्र किया कि जलवाष्प जो है उसका महत्व सबसे अधिक है। ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाली गैसों में 60 से 90% अंश जो है वो जलवाष्प का ही होता है। जब जलवाष्प वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो ठंडे हो जाते हैं और मूसलाधार बारिश करते हैं। दूसरा निकलने वाला पदार्थ है ज्वालामुखी से तरल पदार्थ। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला तरल पदार्थ जो है उसको लावा कहते हैं। एक्चुअली जब तक ये पृथ्वी के अंदर है, भूगर्भ में है, तब तक ये मैग्मा है। तो ये मैग्मा जो है लावा प्लस गैस का कॉम्बो है। जब ये धरातल से बाहर आता है तो गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, और गैस से अलग होके ये जो है मैग्मा लावा में तब्दील हो जाता है, ठंडा हो, धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और लावा कहलाता है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो तरल पदार्थ है वो लावा बहुत ही गर्म होता है, और जब
इसका निष्कासन होता है, ताज़ा ताज़ा निकलता है जब ये भूगर्भ से, तो तापमान जो है इसका 600 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कई बार लावे के साथ साथ जल भी निकलता है अंदर से। लावे की गति कितनी है वो निर्भर करती है कि उसकी रासायनिक संरचना क्या है और जिस भूमि पर वो निकल के आ रहा है उसका ढाल क्या है। अधिकतर जो है इसकी गति धीमी रहती है, कभी कभी जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहता है ये। परंतु जब ये अधिक तरल होता है और भूमि का ढाल जो है वो तीव्र होता है तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी बहता है। तीसरा मटेरियल है जो निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट के समय ठोस पदार्थ के रूप में। तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय गैसों और तरल पदार्थों के साथ साथ ठोस पदार्थ भी बहुत बड़ी मात्रा में निकलते हैं। इनमें आप बारीक धूल कणों, राख से लेकर कई टन भार वाली शिलाखंड हो सकते हैं। तो जो छोटे शिलाखंड होते हैं, मटर के दाने जितने छोटे शिलाखंड, उनको कहते हैं लपीली। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय लपीली या लपीलियस। तो ये जो है मटर के दाने जितने शिलाखंड हैं जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलते हैं। और जब इनका डायमीटर बड़ा हो जाता है, व्यास इनका 6-7 सेंटीमीटर से लेकर और 1 मीटर व्यास वाला जो शिलाखंड हो जाता है, तो उसको हम ज्वालामुखी बम की संज्ञा देते हैं, वोल्केनिक बम कहा जाता है। इसके अलावा कभी कभी जो है बहुत से छोटे छोटे नुकीले शिलाखंड लावा से चिपककर जुड़ जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। इन जुड़े हुए नुकीले शिलाखंडों को जो है ज्वालामुखी सकोणशम की संज्ञा दी जाती है या वोल्केनिक ब्रेसिया कहा जाता है। तो ये मटेरियल वो मटेरियल हैं जो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलते हैं। इसके बाद जिक्र करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जो कि हमेशा फूटते रहते हैं, उनको हम सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनोज की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखियों में प्राय विस्फोट या इरप्शन होता रहता है। इनका मुख जो है वो सदा खुला रहता है और समय समय पर इनके मुख से जो है लावा, धुआं और अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। शंकु का निर्माण होता रहता है। तो इसका एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं, इटली में पाया जाने वाला एटना ज्वालामुखी जो है प्रमुख उदाहरण है, जो कि पिछले 2500 वर्षों से सक्रिय है। और सिसिली द्वीप है इटली के पास ही, तो सिसिली द्वीप का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी हर 15 मिनट के बाद फटता है। और इस स्ट्रोम्बी ज्वालामुखी को इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश मीनार भी कहा जाता है। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी है स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। दूसरा इसी श्रृंखला में प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो कहा जाता है इसको। प्रसुप्त मतलब सोया हुआ। तो इस तरह का ज्वालामुखी है ये, जिसमें लंबे समय तक कोई विस्फोट नहीं हुआ है, परंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं कि कभी भी अचानक से क्रियाशील हो सकता है ये। और अगर ऐसा हो जाता है तो जनधन की अपार हानि होती है। इसके मुख से भी गैसें, वाष्प निकलता है। और इसका एग्जाम्पल भी इटली में ही आपको देखने को मिलता है। इटली का जो विसुवियस ज्वालामुखी है वो कई साल तक सोए रहने के बाद सन 1931 में अचानक फूट पड़ा था। इसी श्रृंखला में तीसरा और आखिरी है, वो है विलुप्त ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये वोल्केनो जैसे नाम बता रहा है एक्सटिंक्ट, खत्म हो गए। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्राय बंद हो जाते हैं और भविष्य में भी कोई विस्फोट की संभावना नहीं होती है। इसका मुख मिट्टी, लावा आदि पदार्थों से बंद हो जाता है और मुख का गहरा क्षेत्र समय के साथ साथ झील के रूप में तब्दील हो जाता है, जिसको वोल्केनिक लेक कहा जाता है। इसके ऊपर पेड़ पौधे उगाते हैं
और इसका एग्ज़ाम्पल जो है आपके पड़ोस में मिलता है, म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी जो है वो इसका एग्ज़ाम्पल है। तो बाकी इससे उत्पन्न जो विभिन्न तरह के दृश्य रूप हैं ज्वालामुखी विस्फोट से, वो जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।